मैंने आपको बताया था गर्दन, कमर और घुटने का पीछे का हिस्सा ये कभी भी जमीन पर नहीं लगता। हमें इन तीन हिस्सों पर विशेष ध्यान देना है। यही वो तीन जगह हैं जो हमारे शरीर में सबसे पहले दर्द को ग्रहण करती है। यानी हमारे शरीर में अगर कहीं दर्द होगा तो सबसे पहले या तो गर्दन में आएगा, या कमर में आएगा, या फिर घुटने के पीछे के हिस्से में आता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रीढ़ की। कंधे और कमर तक जो बांधने का काम करती है वो रीढ़ है। तो तीन तीन में से दो जगहों को हमारी रीढ़ बांधती है। और रीढ़ हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे शरीर के सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन के ऑर्डर को हमारे कर्मेंद्रियों तक, हमारे मोटर नर्व्स के द्वारा हमारी कर्मेंद्रियों तक ले जाकर उनको काम को पूरा कराती है। रीढ़ में मुख्य रूप से कुछ खास प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, जैसे मन का खिसक जाना। यदि एक साइड का मन का खिसके तो वहां पे नर्व दबने की वजह से समस्या आ जाती है और मांस एक साइड का नरम और एक साइड का सख्त हो जाता है। ये आपने कॉमन सुना होगा कि L1 हिल गई, L5 हिल गई, S1 हिल गई। तो जहां पर भी ये नर्व जाती है और जिस जिस ऑर्गन से संबंध बनाती है, उनमें हमेशा कमजोरियां दिखाई देंगी। तो यदि किसी व्यक्ति की रीढ़ कमजोर है तो उस व्यक्ति का आधार कमजोर होगा। आधार कमजोर होगा तो उसका स्वभाव और उसकी भावनात्मक स्थितियां भी कमजोर होंगी। यानी ऐसा व्यक्ति दिमाग के स्थान पर दिल से सोचने वाला होगा, छोटी छोटी बातों पे रो पड़ने वाला, कमजोर व्यक्तित्व का मालिक होगा। ये व्यक्ति ऑर्डर देने के स्थान पर ऑर्डर लेना पसंद करते हैं जिनकी रीढ़ कमजोर होती है। अब रीढ़ जो है वो हड्डियों से बनी है, जिसमें टोटल 33 हड्डियां होती हैं, जिनको हम मन के बोलते हैं। हड्डियों में भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। हड्डियों में चिकनाई की कमी हो गई, चिकनाई की कमी हो गई तो हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, जिसे हम ऑस्ट्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। जब आप रिपोर्ट टेस्ट करेंगे तो वहां पे ऑस्ट्रोफाइट्स लिखा होगा, तो वो कंडीशन ये है। और जब ऑस्ट्रोफाइट्स की कंडीशन ज्यादा दिनों तक बनी रहे तो ये डीजनरेटिव कंडीशन में भी जा सकती है, रीढ़ की हड्डी अपने आप टूट टूट के झड़ने लगेगी। तब हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम कम हो गया या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई। तो हड्डियों के ऐसे कई प्रकार हैं, कई रोग हैं जो बीमारियों को इंगित करते हैं। तो मैंने अभी मेन मेन चीजें ली हैं। ऐसे ही अगर हड्डियां कमजोर है, हड्डियों में लचीलापन ज्यादा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो जो व्यक्ति अपने पीछे की पॉकेट में पर्स रखते हैं, बेल्ट इत्यादि का ज्यादा टाइट करके बांधते हैं, तो उनको भी इस तरीके की समस्या पाई जा सकती है। अब यहां पर हम सर्वाइकल C7 पर जाते हैं, तो वो गर्दन के रोगों को शो करेगा, कंधे के रोगों को शो करेगा, मानसिक विकृतियों को शो करेगा। और वहीं हम L5, S1, L1, L2 की तरफ, कमर की तरफ आते हैं, तो ये हमारी कमर के रोगों को शो करेगा। और यदि हम डोर्सल या थोरेसिक रीजन की तरफ जाते हैं तो ये हमारे हृदय और फेफड़ों के रोगों को शो करेगा। तो रीढ़ के मनकों को मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांटते हैं, पर यही मनकों से निकली हुई सभी नसें हमारे सभी ऑर्गन्स को बांध के रखती हैं। मैं इसका चित्र आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, नहीं तो आपको मिल भी जाएगा ये इंटरनेट पे। जब हम जन्म लेते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 मनके या केचुरिकाएं होती हैं, जो उम्र के साथ जैसे जैसे हम बड़े बड़े होने लगते हैं ये जुड़ती चली जाती हैं और टोटल 26 तक रह जाती है। हालांकि 26 वाले व्यक्ति की कमर में दर्द मिलेगा। नेचुरल रूप से अगर आप देखेंगे तो ये 28 होनी चाहिए, पर 28 में भी कई बार टेढ़ापन देखने में आया है।
पर क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, अब 26 तक मिलती हैं। यहां आप देख सकते हैं ये मनके हैं। तो टोटल 28 मनकों से हमारी कमर बनती है, जो मैं अभी बता रहा था। अब 26 हो गए हैं। एक मनका धीरे धीरे हमारे गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान की वजह से, जो ये नीचे आप देखेंगे टेल बोन का ये पॉइंट बन रहा है, इसके अंदर जुड़ जाता है। इसी वजह से हमारी कमर में टेढ़ापन आता है। तो टोटल 28 मनकों हड्डियों से मिलकर या मनकों से बनकर हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। मनके को हम केशुरक भी कहते हैं, और ये हमारी खोपड़ी के निचले हिस्से से शुरू होता है और लास्ट में टेल बोन के रूप में जाके कमर के हिस्से पे खत्म हो जाता है। ये जो मनके हैं, इनके बीच में डिस्क पाई जाती है। ये आप ब्लू कलर की देख रहे होंगे, ये डिस्क लगी हुई है, जो मनकों को आपस में टकराने से रोकती है। इनका स्वरूप एक फॉर्म जैसा या नरम जेली जैसा होता है। तो जब भी इस पे झटका लगता है, जेली दब जाती है और झटका ठीक होते ही मनका अपनी जगह पर वापस आ जाता है। यदि झटका बहुत ज्यादा तीव्र हो या हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, वात रोग बढ़ जाए, तब इस मनके पर अगर प्रेशर पड़े तो पानी के दबाव के कारण, पानी के ड्राई कमी के कारण ये मनके कई बार लीक कर जाते हैं, फट जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मनका यहाँ से सॉरी ये जेली यहाँ से बाहर निकल आती है और मनका नीचे की हड्डी से टकराने लगता है, जिससे हमारी कमर में दर्द आता है। तो मनका जो है दो हड्डियों के बीच में होता है, दो कशेरुक के बीच में होता है, जो इनको आपस में टकराने से रोकता है। यदि डिस्क खराब हो जाए, लीक कर जाए, तो मन के आपस में टकराते हैं और हमारे कमर में मांसपेशियों में दिक्कत आती है। रीढ़ हमें हिलने डुलने की परमिशन देती है। ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके कारण हम अपने शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं हाफ रोटेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और ये सब कारण हैं मनके के। अगर हमारे मनके सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए, तो हम ऐसी मूवमेंट्स नहीं कर सकते। तो जिन व्यक्तियों के कार्टिलेज या जो हमने जेली की बात करी बीच में, वीक पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है और हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, तो उनको चलने फिरने में, आगे झुकने, पीछे जाने, दाएं बाएं होने में बहुत तीव्र दर्द होता है। अब आप क्या करेंगे, एक पेशेंट को पेट के बल सीधा एक फट्टे पर, पलंग पर लिटा दीजिए और रीढ़ के बिल्कुल सेंटर में उंगली चलाइए। आपको रीढ़ के मनके दिखाई देंगे, महसूस होंगे, और उससे एक एक उंगली दूर आप वहां पर मांस को दबाते जाइए। जहां मांस नरम है वहां का मनका स्वस्थ है, और जहां मांस सख्त मिला वहां का मनका कमजोर है। उस साइड की नर्व्स कमजोर है, और वो नर्व्स जाके जिस ऑर्गन से मिलेंगी, उस ऑर्गन में एक्सेसिव हीट मिलेगी, उस ऑर्गन में पित्त बढ़ा हुआ मिलेगा, और पित्त संबंधी रोग, वो ऑर्गन जो भी सिस्टम पूरा करता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं हीट जनरेट हो रही होगी। अब मन का एक साइड से सख्त है तो हीट जनरेट करेगा, और दूसरी साइड से, क्योंकि एक साइड सख्त है तो नेचुरल सी बात है दूसरी साइड वो ढीला होगा। तो उसके ऑपोजिट सिस्टम पर आपको जल तत्व यानी कफ से संबंधित रोग मिलेंगे, और ये दोनों एक साथ मिलते हैं और मिलेंगे ही मिलेंगे। जिसका प्रभाव ज्यादा होगा वो शरीर पर अपने प्रभाव को प्रथम रूप से प्रकट करेगा। लेकिन जब हम उपचार करेंगे तो हम उपचार करेंगे दूसरी स्थिति का, जो कमजोर होगी। क्लियर? जब ये कशोरिकाएं एक दूसरे पर पकड़ बनाती हैं, तो एक लंबी खोखली ट्यूब का निर्माण करती है, जिसके अंदर हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट नर्व्स होकर निकलती है, जो ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन बनाते हैं। उसे हम मेरुदंड नाम से पुकारते हैं, या नर्वस सिस्टम्स की नर्व्स बोलते हैं। मेरुदंड अपने आप में लाखों तंत्रिकाओं का बड़ा सा बंडल है, जिसका सीधा सीधा संबंध आपकी नाभि से माना गया है। अब देखिए, यहाँ पे नाभि होती नहीं है,
ये जो बंडल निकल रहे हैं और ये जो शक्तियां बनती हैं, इसके कारण नाभि को मानकर, एक मिड पॉइंट मानकर हम बॉडी की तुलना इससे करते हैं। और जब ये तुलना करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि उसका मेरुदंड हिल गया है, हम कहते हैं नाभि हिल गई है। अब नाभि जिस तरफ को हिली है तो वहां पर वो गर्मी या ठंडक पैदा कर देगी। और जब ये गर्मी या ठंडक ज्यादा दिन तक बनी रहती है तो जहां पर गर्मी होती है वहीं पर वात का प्रभाव सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से हम मेरुदंड के द्वारा अपने शरीर को और ब्रेन को कार्यविधि देते हैं। ब्रेन अपनी गतिविधियों को शरीर के द्वारा नियंत्रित करता है और शरीर मेरुदंड के द्वारा ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है। तो हमारे पास टोटल 28 मनके थे, लिखे 26 हुए हैं। जो मैंने बताया उम्र बढ़ने के साथ साथ ये लाइफस्टाइल के कारण कम हो गए हैं, लेकिन नॉर्मल 28 मनके थे। इन मनकों में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो रीढ़ के दोनों तरफ से, जो केशुरिका का न्यूरल फॉर्मेन नाम का स्थान होता है, वहां से बाहर निकलती हैं। यहां देखिए, ये जो ये हिस्से बने हुए हैं, ये हड्डी है, इसके बीच में आपका वो होगा, कार्टिलेज होगा, और इसके दाएं और बाईं ओर से नर्व्स निकलती हैं, जो आपके सर्विक्स रीजन तक जा सकती है। रीढ़ को हम 5 खंडों में बांटते हैं, पर क्योंकि हम आयुर्वेद के हिसाब से रीढ़ को देख रहे हैं, इसलिए हम रीढ़ को 3 खंडों में बांटेंगे। पहला खंड गर्दन का, दूसरा खंड जो है पीठ का, और तीसरा खंड है कमर का। और यदि आप देखो तो रीढ़ में भी 3 घुमाव पाए जाते हैं। और मजे वाली बात, अगर आप देखोगे तो आपके पैर के अंगूठे से एड़ी तक सेम रीढ़ के तरीके से घुमाव पाए जाते हैं। ऐसे ही आपके हाथ के अंगूठे से और कलाई तक ये भी रीढ़ की तरीके से घुमाव पाए जाते हैं। तो इसी का प्रयोग हम लोग एक्यूप्रेशर या सुजोक में करते हैं। हालांकि इसके बाद सुजोक में थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है, तो हम बीच में से भी रीढ़ को निकाल देते हैं। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, रीढ़ में 3 खंड होते हैं। हमारे शरीर में 3 स्थान होते हैं जो जमीन से नहीं टकराते। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सर्वाइकल रीजन यहाँ से शुरू हुआ है। मार्कर दिख रहा है आपको? ये यस सर। आप यहाँ से देखिए, ये पहला खंड, नीचे की ओर गए, ये ऊपर की ओर आए, ये दूसरा खंड, और यहाँ हरा में इस साइड आएंगे तो ये तीसरा खंड कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ आप देखिए, ये पूरा एक कर्व है, फिर यहाँ एक कर्व है, और फिर यहाँ एक कर्व है। तो ये 3 खंड ये हैं, टोटल 6 बन जाएंगे ये। सर रेड वाले को काउंट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हम यहाँ पे खंड देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ गैप आया हुआ है, ये देखिए। एक मिनट, लाइन से दिखाता हूँ। अच्छा सर, गैप, ओके सर। आगे समझ? यस सर। तो ये टोटल 3 बनते हैं, लेकिन होते एक्चुअली 6 हैं। चलिए, गर्दन में 7 मन के होते हैं, पीठ में 12 मन के होते हैं, ये याद करिएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। और कमर में 5 मन के होते हैं। इसके बाद ये सैक्रल रीजन लगता है, यहाँ पे भी 5 मन के होते हैं, फिर कॉक्सिक होता है, यहाँ पे 4 मन के होते हैं। तो टोटल ये 33 मन के बन जाते हैं। यही सारे मन के मिलकर हमारे शरीर को संतुलन में रखने का काम करते हैं। अगर हम इस पे ध्यान ना दें, हमारी रीढ़ में टेढ़ापन आ जाए, हमारी नस जो इसमें फॉर्मेन से निकली हुई है, अगर एक तरफ तनाव ज्यादा खा रही हैं, तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में अंतर आ जाएगा।
रीढ़ में जब भी असामान्य झुकाव आता है तो हमारे नितंब अंदर की तरफ जाएंगे, कमर पीछे चली जाएगी। नितंब बाहर की तरफ आएंगे, कमर आगे की तरफ आएगी। कंधे का आगे और पीछे घूम जाना लंग्स पर दबाव बनाएगा और गर्दन का आगे की ओर बढ़ जाना सर्वाइकल या कंधों में जकड़न रोग को पैदा करेगा। जो मैंने आप लोगों को खड़े होने का पोज बताया था, उस पोज में इन 4 पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो आपको ये तुरंत समझ आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। आप इसको महसूस करके देख सकते हैं और बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जी सर। चंचल जी, दिव्या जी, तो क्या महसूस करके देख सकते हैं? दिव्या जी, जब नितंब अंदर की तरफ जाते हैं तो कमर पीछे जाएगी, नितंब बाहर की तरफ आएंगे तो कमर आगे आएगी। कंधे पे इसका प्रभाव पड़ेगा, लंग्स का दबाव पड़ेगा और सर्वाइकल हो जाएगा। हाँ जी, तो कम अगर वो अंदर की तरफ जाएंगे तो कमर बाहर नहीं जाएगी। दिव्या जी, हाँ। हमारी रीढ़ ने कमर और गर्दन को बांधा हुआ है। हाँ जी, हाँ। अगर आपके कंधे आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपके लंग्स सिकुड़ेंगे। हाँ। तो ऐसी एक कंडीशन में क्या होगा, कमर अंदर की तरफ, जो हिप जॉइंट है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, तो कमर जो है वो पीछे निकल आएगी। अच्छा। ऐसे ही कमर अगर पीछे निकल आए तो लंग्स पर दबाव बनेगा। उसको स्ट्रक्चर को देख के हम बोल सकते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। नितंब और कंधे, इन दोनों को 2 हिस्सों में बांट दीजिए बीच में से। एक अगर आगे जाएगा तो दूसरा पीछे आएगा, एक पीछे जाएगा तो दूसरा आगे आएगा। बस यही रूल है इसका। तो जैसे मेरी हिप एरिया बाहर की तरफ है। ये देखिए, ये एक अच्छा पोस्टर है। इस व्यक्ति के कंधे निकले हुए हैं, कमर अंदर चली गई। हाँ। इस व्यक्ति की कमर पीछे चली गई, कंधे झुक गए आगे को। हाँ। आगे समझ क्या चीज कह रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। चंचल जी, आप बताइए। तो जो ये सेकंड वाला पोज है ना, ये बहुत लोगों का होने लगा है। उसका कारण ये है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उसकी वजह से ये पोज होने लगा है। हाँ जी। जी, आपके कहते ही मैं भी सीधा बैठ गया। चलिए चंचल जी, क्लियर है ये। ये सर क्लियर है। सर आपने बोला पेट अंदर, हाँ, कमर ये अंदर देखिए घुस ना, ये जाती है। सेकंड पोज बिल्कुल उससे मैच करता हुआ है जो हमने बात करी है। यस सर। जी सर, ओके। शरीर की हमारी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, हम जो कुछ भी अपने शरीर से काम ले रहे हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, उदाहरण के रूप में सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सब का सब, रेस्पिरेशन, सोचने के पैटर्न, आप किस लेवल तक क्या सोचते हैं, कितने भावुक हैं, सब के सब आपके शरीर की मुद्रा, मुद्रा यानी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। यदि रीढ़ आपकी स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, रीढ़ कमजोर है तो आप कमजोर। लोग अब बेवजह ये आसन करते हैं, भुजंग आसन की रीढ़ मजबूत होगी। रीढ़ का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है ज्यादा भुजंग आसन करने से। यदि रीढ़ कमजोर हो तो तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला दिखेगा, ये बनेगा ये। ठीक है। और जितने भी ये योगा वाले हैं, खासकर मोरारजी देसाई वाले, इनके साथ ये समस्या थोड़ा ज्यादा आ रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमर की एक्सरसाइजेस करवाते हैं। खैर, जबरदस्ती करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, जबरदस्ती करते हैं इसलिए दिक्कत आ जाती है। आप देखिए इनमें 70-80% बच्चों में कमर की समस्याएं पाई जाती है जो 1 साल वाला कोर्स करते मतलब हैं। के साथ नहीं करवाते, जबरदस्ती करवाते। हाँ, वो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगवाते हैं कि भाई बच्चा इस चीज को समझे, लेकिन वो खान पान पे ध्यान नहीं देते। खान पान पे ध्यान देने से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। चलो खैर, हम आगे चलते हैं। रीढ़ को स्वस्थ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मसाज। आप ध्यान करिए, पहले जितने अमीर लोग होते थे ये सब अपनी कमर की मसाज करवाते थे। रीढ़ में तेल जाता है, तेल के कारण चिकनाहट आती है और रीढ़ मजबूत होती है। और रीढ़ की मसाज करने से रीढ़ तनाव मुक्त हो जाती है, जिससे हमारा शरीर और मन
स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त रहता है। सही मुद्रा बनाने की स्थिति, यदि आप दिन में 3 से 4 बार 2-2 मिनट के लिए, देखिए 2 मिनट बहुत लंबा समय है, 30 सेकंड्स भी अगर आप बना लेंगे तो रीढ़ अपनी वास्तविक स्थिति में लाने का प्रयास आप कर सकते हैं। तब आपका स्वास्थ्य तनाव रहित मन होगा। चंचल जी, ये पोस्टर देख रहे हैं आप, इसको अच्छे से समझ सकते हैं? यस सर। आपने ये पोस्टर बनाया था उस दिन, क्या हुआ था आपके साथ? सर आपने कंधा बताया था, कंधा प्रॉपर नहीं है। जी, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मैंने क्या चीज समझाई थी, ये वही चीज है। यस सर। ठीक है, जब भी आप खड़े होंगे तो आपने सिर, कंधा, हिप जॉइंट और एड़ी, इसमें एड़ी पे उस पे नहीं लगी हुई दीवार पे, आपने ये भी लगानी है और हथेलियां दीवार पे रख के खड़ा होना है। आइए सर, इसमें हथेलियां नहीं लगाई हुई दीवार। जी, पैर भी नहीं लगे हुए इसमें, आपने लगा के खड़ा होना है। ऐसा करने की मुद्रा यदि आप दिन में कई बार बनाते हैं, 3 बार 6 बार, आप देखेंगे आपकी बॉडी में से अपने आप पेन निकल निकल के भागेंगे, बीमारियां अपने आप खत्म होनी चालू हो जाएंगी, विटामिन डी जो नहीं बनता अपने आप बनना चालू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और विशेषकर ये 60 साल के बाद सभी लोगों को करनी चाहिए। हालांकि लोग ना तो इसे जानते हैं और ना ही इसको प्रॉपरली कर पाएंगे। तो मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स कराए थे पीछे क्लासेस में, उनके रिवर्ट बहुत अच्छे आए थे और आज की डेट में वो व्यक्ति अमेरिका में है और वहां पे लोगों को ये एक्सरसाइज कराते हैं। उनका रिव्यू आया था कि मैंने बहुत सारे लोगों को बिना किसी दवा के सिर्फ इस एक्सरसाइज से ही ठीक करा है। बस सर उन्होंने खड़े होने का तरीका सीखा था। नहीं नहीं, राज जी नहीं है, उनकी उम्र कोई 72-75 साल थी, मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा इस समय। ये जनकपुरी की तरफ रहते थे ये। तो जब मेरा वर्कशॉप होते थे तब ये आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया जी मेरी समस्याएं हैं, मैं दवाई खा खा के परेशान हूँ, हल नहीं होता। तब मैंने उनको ये पोस्टर बताया था, मैंने कहा आप पानी पीना और ये एक्सरसाइज करना और मुझे महीने बाद बताना। तो उनका फोन वगैरह मेरे पास नहीं आया, मैं भी भूल गया। तो 3 महीने 4 महीने बाद उनका फोन आया। वो कहते जी जो आपने बताई थी मैंने उस पर बहुत सारी रिसर्च करी। मैंने कहा बताइए जी। कहते इससे ये बेनिफिट्स हुए। तो उसके बाद मैं इस पे सोचता चला गया और मैंने देखा कि मेरे शरीर में लगभग 70% बीमारियां इसने रिकवर कर दी हैं 3 महीने में। क्योंकि जब बॉडी का पोस्चर ही सही हो गया, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर हो गया, तो बीमारी रुक कैसे सकती है शरीर में। फिर उसके 6-8 महीने बाद 10 महीने बाद उनका फिर फोन आया कि जी मैं अमेरिका में करा रहा हूँ। अमेरिका के किसी शहर में थे, नाम भी बताया था, मुझे याद नहीं है। ये आज से हो गई लगभग 6-7-8 साल पुरानी बात हो गई। ये 15 या 16 की बात है। तो 6-8 महीने बाद उनका फोन आया था जी मैं वहां पे भी ये करा रहा हूँ और वहां पे लोगों को भी एक्सरसाइज बहुत पसंद आ रही है और विशेषकर 70 साल के उम्र ऊपर के लोगों के लिए ये एक्सरसाइज मानसिक सबलता देने का काम कर रही है। कहते मैं लोगों को बताता हूँ, वो कर रहे हैं और बाद में उनका एक ग्रुप बना लिया, वो रिव्यू चलते रहते हैं। तो मेरे को उनका नंबर मिला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप उनसे एक्सपीरियंस लीजिएगा। ठीक है, ये इसमें खड़े होने का तरीका बता रखा है। दीवार के साथ अपनी एड़ी, नितंब, सिर के पिछले भाग को मिलाकर खड़े हो जाएं। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, अपने सिर को स्थिर रखें, अपनी पीठ को तनाव मुक्त कर पीठ को सीधा कर छाती आगे की ओर लाएं। अपने श्रोणी क्षेत्र को ढीला छोड़कर घुटनों को सीधा और ढीला छोड़ दें। स्वाभाविक श्वास लें। ये क्रिया दिन में 3 से 4 बार करें। शारीरिक और मानसिक तनाव में आरंभ मिलना पहले दिन से, पहली बार से आरंभ हो जाता है, जो इंडिकेशन है कि आपने ठीक किया। तो मैंने किया था पर कमर दीवार से नहीं मिल पा रही थी। वो फर्क नहीं पड़ता दिव्या जी, ये अलग एक्सरसाइज है, उससे अलग है थोड़ी सी। वो जो आप करते थे वो अलग चीज थी, ये जो कर रहे हैं ये अलग चीज है। कमर ना मिले कोई बात नहीं। आप खड़े तो होइए। मैं हुई थी सर पहली बार। अच्छा, अब की बार आप आओगे ना, तब आना, हाँ तब मेरे को जी, याद हाँ दिलाना, जी। मैं आपको खड़ा करके फिर ये एक्सरसाइज सिखा दूंगा ये कैसे बनेगी। जो आपने पहले वाली करी थी जिसमें हम कमर मिलाने की कोशिश करते हैं वो अलग एक्सरसाइज है, ये अलग है। हाँ जी, 19-20 का अंतर है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा ठीक है। रीढ़ को स्वस्थ रखने के उपाय देखिए, ये दोनों की हाइट बराबर है लेकिन खड़े होने के पोस्चर की वजह से हाइट में डिफरेंस आ गया।
शारीरिक आकृति को सीधा रखने का प्रयास करें। दोनों पैरों पर बराबर का वजन डालकर खड़े हो, कमर को सीधा रखें। कभी भी कमर को खींचना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम कमर को खींचते हैं, और योग में भी अगर आप देखेंगे तो अधिकतर लोगों को जब ये क्या नाम पद्मासन कराया जाता है या भद्रासन कराया जाता है या उनको सीधा बैठने के लिए बोला जाता है, तो उनको कहा जाता है कि अपनी कमर को तनाव दो, खींचो। खींचना नहीं होता, साधना होता है। तो जब ये साधेंगे तब ये चीज समझ आएगी। ये प्रैक्टिकल बेस है। आप कुर्सी पे सीधे बैठ जाइए और कुर्सी के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर अपने हिप जॉइंट को टच कर दीजिए, और कुर्सी का जो लेवल है वो स्ट्रेट होना चाहिए। आपका ऑटोमेटिकली ये पोज अपने आप सीधा बन जाएगा। उसके बाद आप अपने पैरों को सीधा कीजिए, तनाव अंगूठे की तरफ रखिए, घुटने से संबंधित समस्याओं में आराम देगा। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो कमजोर लीड के लक्षण क्या होते हैं? चलते समय अस्थिरता महसूस होती है, घुटनों पर जोर पड़ता है, सुबह सोकर उठने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, उबासियां आती हैं, नीचे बैठने झुकने मुड़ने में परेशानी होती है, हाथ पैरों में सुन्नता, रात में नींद ना आना, नितंब और जननांगों के पास गर्मी का बढ़ना या सुन्नता होना, पैरों की आकृति में परिवर्तन होना, पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, घुटने में दर्द आना, पेशाब करने में परेशानी या कम मात्रा में होना या बार बार होना, पैरों की मांसपेशियों में दर्द, अकड़न या सूजन, और गर्दन घुमाने में दर्द, कंधों का अकड़ जाना इत्यादि। केवल ये एक एक्सरसाइज है, अगर आप इसको दिन में 5-6 बार करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी समस्याओं में आपको 90+ का फायदा मिलेगा। कमर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कमर की सही प्रकार से तेल मालिश करें। हफ्ते में 1 बार कमर पर भाप लें। सूर्य के प्रकाश में 15-20 मिनट के लिए अपनी कमर को खुला छोड़ें। शरीर की तंत्रों की सही गतिविधियों को जान समझकर उन्हें उनकी वास्तविक अवस्था में लाने का प्रयास करें। यह आपका जो आखिरी पॉइंट है, इसके लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी जो बताएगा कि कैसे ठीक किया जाता है। कमर दर्द के भावनात्मक स्रोत क्या होते हैं? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कमर के दर्द, गर्दन का दर्द, घुटने का दर्द आपके वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है। तो आज हम क्योंकि रीढ़ पढ़ रहे हैं, रीढ़ के 3 हिस्से हैं, गर्दन, पीठ और कमर। तो सबसे पहले हम गर्दन देखते हैं। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को प्रकट ना कर पाए, अपने विचारों को अपने मन तक रखता है, उसे सर्वाइकल होता है। तो आपने पीछे मैंने क्लास में बताया था आपको, जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से त्रस्त होता है, अपने विचारों को दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाता है या भावुक होता है, तो सर्वाइकल रीजन में पेन आ जाता है और उसे सर्वाइकल होता है। ऐसे ही कोई भी घटना जो पीछे बीत चुकी है लेकिन उसे वो दिल से नहीं निकाल पा रहा, तो उसके कमर के बीच वाले हिस्से में, पीठ वाले हिस्से में दर्द होगा या फिर अपर बैक में दर्द होगा। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट है, जरूरत से ज्यादा बोझ उठाता है, जरूरत से ज्यादा काम करता है, तो उसकी कमर में दर्द मिलेगा। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। जब भी कोई व्यक्ति आए तो इसके लिए ईएफटी का टेक्निक होता है। अगर समय मिला तो मैं आपको ईएफटी भी करा दूंगा। ईएफटी की टेक्निक होती है, इन तीनों के लिए वो ईएफटी की टेक्निक आप लगाइए, दवा दीजिए, एक्सरसाइज कराइए और साथ में ईएफटी कराइए, 100% रिजल्ट है। और अगर आपने किसी की रीढ़ सीधी कर दी तो आप समझिए कि उसकी बीमारियां 70-80% खत्म हो गई। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो उसको सिर्फ एक बात कहनी है कि भैया जब बाहर निकले तो झूमो नाचो गाओ, यानी खुश रहो, रीढ़ अपने आप मजबूत हो जाएगी। उछल कूद मचाते रहो, रीढ़ अपने आप मजबूत हो जाएगी। अपने विचारों को अपने तक रोको मत, रीढ़ मजबूत हो जाएगी। अपने व्यक्तित्व को समय के साथ बहने दो, रीढ़ मजबूत हो जाएगी। जब भी हम भावनात्मक दबाव में होते हैं तब हमारी रीढ़ जो है वो कमजोर होती है। तो ये थी हमारी रीढ़ की क्लास। कैसी लगी? मजा आया?
सर बहुत तो अच्छा मजा था। भी आया, अच्छी भी थी। और उपाय भी इसी के अंदर छुपे हुए हैं। अगर यही क्लास हम फिजिकल कर रहे होते, तब आपको सामने खड़ा करके मैं ये बताता कि ये व्यक्ति क्या सोचता है। रीढ़ के द्वारा आप ये भी जान सकते हो, जब वो सामने खड़ा होगा तो उसके विचार भी जान सकते हो, ये व्यक्ति कहाँ तक, किस लेवल तक चीजों को सोचता है। क्योंकि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भावनात्मक रोग से जुड़ा हुआ होता है। तो जब हम रीढ़ के मनकों के द्वारा उस भावनात्मक स्तर पे जाके उस पर काम करते हैं और फिर वो औषधियां लेता है, तो गारंटीड रिजल्ट मिलता है। क्लियर? यस सर। एनी डाउट, क्वेश्चन? नहीं सर। सर चलिए, हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन है जी। सर। ये जो आपने बताया था वर्टिब्रे जो 33 है वो 26 हो जाते हैं, तो जी ये समझा नहीं। 33 यानी जो छोटे बच्चे या न्यूबॉर्न है उनमें 33 होते हैं, और वो एज यू ग्रो 26 हो जाते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये कप एक जी L1 नाम लिखा हुआ है, ये L2 नाम लिखा हुआ है, देख रहे हैं? जी जी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो रीढ़ है वो यहां से ब्रेन से चालू होती है और टेलबोन तक जाती है। टेलबोन है जी। ये जो क्षेत्र होता है, ये उसका बिखरा हुआ होता है जब वो पैदा होता है, तभी वो अपने पैरों को आसानी से अपने सिर तक ला सकता है। जी तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सख्त होनी चालू हो जाती है और ये अपना आकार बढ़ाने लगता है, तो वो मन के उसी में घुसते चले जाते हैं। ओके। ठीक है। अगर हम बाकी 90 की कोई बात करें, जुड़ते नहीं है ना? नहीं ये पहले नहीं जुड़ते थे। अगर हम 1990 तक की बात करें, तो 1990 तक क्योंकि खान पान अच्छा था, फास्ट फूड नहीं आया था, तो हड्डियां मजबूत होती थी। उस समय हमारे शरीर में जी 28 मन के होते थे। अब क्या हुआ, जैसे ही फास्ट फूड आया, हमारा लाइफस्टाइल सेडेटरी हुआ, तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा और वो ये धीरे धीरे मनके को खाता जा रहा है, जो पीछे से वो चला आ रहा है। तो इसकी वजह से अब हमारे पास 26 मनके होते हैं, ऐसा साइंस कहती है। पर अगर आप देखेंगे तो इन मनकों में से भी नसें निकली हुई होती है, जिनकी संख्या 31 जोड़े होती है। यानी 33 में से 2 को अगर हम छोड़ दें तो 31 में से हमारी नर्व्स निकली हुई हैं, जो पूरे शरीर को बांध के रखती है। ठीक है, जी सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लिए तो फिर, एक दिन हाँ जी बोलिए। सर आपने एक दिन एक टॉपिक कराया था यांग इन वाला। हाँ जी, सर यांग और इन वाला एक टॉपिक कराया था ना सर, जिसमें